नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है मुगल काल स्टार्ट किए थे और इंट्रोडक्शन क्लास जो है हो चुकी है। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बाबर के बारे में जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से बाबर के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में। आगे हम लोग जो है देखेंगे कि किस प्रकार से मुगल काल जो है आगे की ओर बढ़ती है और बाबर के द्वारा जो है भारत में किस प्रकार से जो है वर्चस्व स्थापित किया जाता है। देखिए, बाबर की जब हम बात करते हैं तो क्या कारण था कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले हम लोग कारण देखते हैं। देखिए, कारण में हुआ क्या कि बाबर को सबसे पहला चीज ये था कि बाबर को एक ऐसा जगह चाहिए था जहां पर वो सही से रह सके, क्योंकि उनको जो है अपने जगह से भगा दिया गया। उनका जो पैतृक जगह था जिसको हम लोग समरकंद बोलते हैं या उज्बेकिस्तान, वहाँ से जो है उज्बेकों के द्वारा जो है मारपीट कर वहाँ से भगा दिया गया और इन्होंने जो है काबुल में आके शरण लिया। काबुल को जीतकर वहीं पर जो है अपना शासन स्थापित किया और वहीं से रहते हुए भारत पर जो है वो आक्रमण करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि उनको जो है एक अच्छा संसाधन युक्त भूमि चाहिए था, जो मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं हो, मैदानी क्षेत्र होनी चाहिए जहाँ पर जो है खेती बाड़ी हो सके, ऐसा भूमि उनको चाहिए था। और काबुल का जो क्षेत्र था वो बहुत ही रेतीला क्षेत्र था, एक तरह से रेगिस्तान वाला इलाका था, पथरीली इलाका था, पूरा जो है वहाँ पर पहाड़ी पहाड़ी देखने को मिलता था। इसलिए बाबर को एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पर जो है अपने जनता, जो भी उनका पास जो है सेना थी या और जो भी पब्लिक थी, वो आसानी से सर्वाइव कर सके, ऐसा जगह उनको चाहिए था। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण के जब बात करते हैं कि जब भारत पर वो आक्रमण कर रहे थे, हम लास्ट क्लास में हम बोले थे कि भारत पर बाबर के द्वारा जो है 5 बार आक्रमण किया गया। तो जब 1524 की और 25 की जो आक्रमण था भारत पर, उस समय जो है उनको पता चला, बाबर को पता चला कि भारत में जो है जो शक्ति जो है वो बहुत ही कमजोर हो सकी है, जो केंद्रीय शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है और पूरे भारत पर उनका जो है वर्चस्व नहीं रहा। छोटे छोटे टुकड़ों में जो है भारत बट चुका है। तो दिल्ली सल्तनत का शासन था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का यहाँ पर शासन है। और बाबर को पता चल गया कि अगर हम इस समय हम इब्राहिम लोदी पर हम आक्रमण कर देते हैं तो कोई भी शासक उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से खुद वहाँ पर जो है राजा के द्वारा जो है लड़ाई झगड़ा किया जाता है ताकि अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। तो ये तो मालूम चल गया कि भारत में कमजोर शासन जो है व्यवस्था है, वहाँ पर केंद्रीय शासन कोई भी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो ये एक फायदा मिल गया। दो फायदा आप जो है यहाँ पर देखने को मिला बाबर के द्वारा। पहला जो था कारण जो था कि उनको एक ऐसा जगह चाहिए था जो काबुल से बेहतर हो। दूसरा कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति जो है बहुत ही मजबूत तरीके से स्थापित नहीं थी, ये हो गया। तीसरा जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है बाबर को आमंत्रित किया गया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी से कुछ लोग जलते थे, कुछ लोग जो है रूठे हुए थे। वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी जो है यहाँ का शासक नहीं रहे, इसके जगह पर कोई दूसरा रहे, या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो है कुछ लोगों ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया कि आइए आप आक्रमण करिए। ये इसलिए कहा गया ताकि कुछ लोगों को लगता था कि बाबर आएगा, भारत पर आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करके और यहाँ से चला जाएगा, कुछ धन दौलत लूट के यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही याद रखिएगा नादिर शाह 1739 ईस्वी में, आगे जब हम उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे तो वो जो है आया और भारत में जो है धन दौलत लूट कर यहाँ से चला गया। लेकिन बाबर जो था, बाबर को यहाँ से धन दौलत नहीं चाहिए था। बाबर को एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पर यह शासन कर सके और अपनी सेना को जो है सुचारू रूप से जो है रख सके। और वैसा जगह भारत से बेहतर इसको पूरी पृथ्वी पर नहीं मिल सकता था। इसलिए बाबर जो है आया लेकिन यहाँ से गया नहीं, यहीं पे रह गया। तो वैसे कुछ लोग थे जिन्होंने भारत में बाबर को आमंत्रित किया कि आइए यहाँ पर जो है आक्रमण करिए। तो उन लोगों का नाम आपको याद रखना है। 2-3 लोग था। एक था पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को आपको याद करना है। 2-3 बार आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, दौलत खां
लोदी। देखिए, दौलत किसके पास होता है? जो राजा होता है, जो सूबेदार होता है, जो राजा के आसपास के लोग होते हैं, उनके पास जो है बहुत सारा धन संपत्ति होता है, दौलत होता है। तो इससे आप कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करिए कि पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी। तो पहला ये व्यक्ति हो गया जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है न्योता दिया। दूसरा, इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, चाचा लिखिए आलम खां लोदी। आलम खां लोदी, ये दो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। ये कौन था? चाचा किसका चाचा? तो इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी। कहीं कहीं ये भी चर्चा है कि भारत में शासक था राणा सांगा, जो राजपूत शासक था राणा सांगा। कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी जो है बाबर को आमंत्रण दिया था कि आइए और भारत पर जो है आक्रमण करिए और इब्राहिम लोदी को पराजित करिए। और इसके अलावा जो है दो तीन लोग को तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा जो है इसका एक चचेरा भाई था जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शासन करता था। उसके साथ भी बाबर का आगे चलकर युद्ध होगा। और ये जो लोग जो बुलाए हैं, इसमें से राणा सांगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राणा सांगा को लगता था कि बाबर आएगा और यहाँ जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा और वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो चौथा जो नाम है, जो इसका भतीजा था, सॉरी भतीजा नहीं, भाई, चचेरा भाई, भाई मान लेते हैं, महमूद शाह, महमूद शाह लोदी, महमूद शाह लोदी। तो ये चार व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है जो बाबर को भारत में जो है आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया या सहयोग किया। इन चारों व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है एक एक करके। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, और इसका चाचा, किसका चाचा? तो इब्राहिम लोदी का ये चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी। और मेवाड़ या कह सकते हैं रणथंभौर के क्षेत्र में जो शासक थे राणा सांगा, राणा सांगा ने भी भारत पर बाबर को जो है आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इन चार लोगों को आपको याद रखना है। पहला हम लोग देखें कि आखिर क्या कारण था जिसके चलते बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो कारण कुछ दो तीन कारण था, हम देख लिए, और सबसे बड़ा यही था क्योंकि अगर कहा जाता है कि घर का आदमी अगर दूसरे को जो है बुलाता है तब दूसरे व्यक्ति का हिम्मत और भी बढ़ जाता है। यानी बाबर को पता था कि हमारी सेना बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कम है, कमज़ोर तो नहीं कह सकते, संख्या बल में बहुत ही कम था, और इब्राहिम लोदी की संख्या भी ज़्यादा थी सेना की। तो बाबर थोड़ा सा डरता था कि डायरेक्ट कैसे हम आक्रमण करें, अगर सभी मिल के जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम हार जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए वो डरते थे। लेकिन इन सभी लोगों के सपोर्ट के चलते जो है बाबर ने हिम्मत दिखाया और भारत पर जो है आक्रमण किया। और करने के बाद जो है आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो आज जान जाइएगा कि क्या क्या जो है घटनाक्रम आगे की ओर बढ़ा। तो इतना आप लोग नोट करिए। फिर हम बढ़ेंगे कि बाबर के द्वारा जो है भारत में कौन कौन सा युद्ध लड़ा जाता है जिसके चलते बाबर जो है भारत पर जो है एक मजबूत शासक के रूप में जो है स्थापित होता है, और यहाँ के बाद जो है केंद्रीय शक्ति जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि बाबर के द्वारा जो है भारत में कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया। बाबर के द्वारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भारत में लड़ा गया, और ज़्यादा युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनका एज जो है ज़्यादा दिनों तक रहा ही नहीं। कुछ बीमारी के चलते जो है उनकी बहुत ही कम उम्र में जो है मृत्यु हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम बताए थे कि बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी को जो है फरगना में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाएगी। तो बहुत ही कम उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बाबर के द्वारा जो है कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया। प्रमुख युद्ध, अब वैसे युद्ध की हम लोग चर्चा करेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है।
तो प्रमुख युद्ध हम देखेंगे कि बाबर के द्वारा कौन कौन सा युद्ध जो है लड़ा गया। तो एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि ये युद्ध जो है बार बार पूछा जाता है और बार बार आप कंफ्यूज करिएगा, इसलिए हम एक ऐसा बेहतरीन तरीका से आपको हम पढ़ाएंगे, आज हम बताने वाले हैं, वो दिमाग में आपको छप जाएगा। यही दिमाग में जो छपेगा वही जो है क्वेश्चन भी छपेगा और डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए ये ट्रिक है, बाबर आया, बाबर आया। तो बाबर कब आया और उसके बाद जो है आया तो उसके बाद जो है पानी पिया, पानी पिया। जैसे हमारे समाज में प्रथा है कि जब मेहमान लोग आते हैं, कुटुंब आते हैं, तो उनको पानी दिया जाता है पीने के लिए, उसके बाद खाना की व्यवस्था किया जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कि पहले जो है बाबर आया, उसके बाद जो है बाबर ने पानी पिया, पानी पीने के बाद जो है हम लोग खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया और उसके बाद जो है चाय पिया, उसके बाद जो है घर गया और उसके बाद जो है मर गया। और यह बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपको ये 4-5 एकदम सीरीज से याद हो जाएगा तो बाबर के बारे में जो भी घटनाक्रम है जिससे क्वेश्चन बनता है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो देखिए बाबर आया, ठीक है, बाबर तो जो है भारत पर जो है 1519 ईस्वी से ही आ रहा है, लेकिन बाबर आया तो मान लेते हैं कि बाबर कब आया, 1526 में। पानी पिया, पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कहाँ पड़ता है, तो पानीपत जो है आपको हरियाणा में पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानी पिया का मतलब हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। अब हम देखते हैं कि खाना खाया, खाना खाया से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। उसके बाद जो है चाय पिया, चाय पिया से हो गया चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। देखिए एक चंदेरी का युद्ध है और एक चंदावर का युद्ध है। तो चंदावर का युद्ध जो है आपको 1194 ईस्वी में, और चंदेरी का युद्ध जो है यहाँ पर जो है बाबर के द्वारा लड़ा जाएगा और वो था मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं थोड़ा ईस्वी सन देख लेते हैं। देखिए 1526 ईस्वी में जो है बाबर आया, मान लेते हैं कि बाबर जो है भारत में आया। उन्होंने जो है भारत में जो बेहतरीन युद्ध जो लड़ा, सबसे शक्तिशाली जो युद्ध था, जिसके तहत जो है बाबर का जो है भारत में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पैर जमाना हो गया, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। अब हम बात करते हैं कि खानवा का युद्ध जो हुआ था, तो यहाँ से सीरीज से चलेगा, एक एक वर्ष जो है हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो खानवा का युद्ध हो जाएगा 1527 ईस्वी में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में, 1528। अब हम देखते हैं कि घर गया, घर गया से एक युद्ध होता है बिहार के क्षेत्र में, जिसको हम लोग जो है घाघरा का युद्ध कहते हैं, क्योंकि घग्घर नदी या घाघरा नदी बिहार में बहती है और उसी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हम लोग जो है घाघरा का युद्ध कहते हैं। एक घाघरा चोली भी होता है जो महिलाएं पहनती हैं, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि घर गया घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में, बेचारा 29 में युद्ध लड़ा घाघरा का। अब घाघरा पहना, उसका हालत खराब हो गया। अब हालत जैसे ही खराब हुआ, बेचारा जो है 1530 ईस्वी में चल बसा, यानी मर गया। 1530 ईस्वी में जो है बाबर की
मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। एकदम सिंपल वे में जो है आपको जो है पढ़ना है, और कोई भी जो है याद करने का जो तरीका हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना है, रटने उठने की जरूरत नहीं है। एक सीरीज से चलना है। बाबर आया, पहले पानी देंगे, फिर खाना देंगे, फिर चाय देंगे, फिर कहेंगे आप घर जाइए ना। लेकिन गांव में क्या है कि जब मामा जी आते हैं तो मामा जी को भांजा क्या बोलता है? अगर भांजा के लिए चॉकलेट बिस्किट नहीं लाए तो भांजा क्या बोलता है कि मामा जी खाना खा के आए हैं कि जाके खाइएगा, यानी यहाँ व्यवस्था आपके लिए नहीं है, यहाँ आए तो चॉकलेट बिस्किट ये सब लेके आना चाहिए आपको, नहीं लेके आए तो या तो खा के आए होंगे और नहीं तो घर जाके खाएंगे ना। तो ये चलता है हमारे यहाँ। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है और याद हो ही जाएगा, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके हम सभी युद्ध का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि आखिर खानवा का युद्ध हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है एक एक करके हम सभी युद्ध के बारे में देखेंगे। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जो है एक एक जो हम लिखे हैं युद्ध के बारे में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध जो है बहुत ही बार यहाँ पर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो देखिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 जून 1526। 21 जून 1526 पानीपत कहाँ है? तो ये पड़ जाता है आपको हरियाणा में, हरियाणा। तो पानीपत जो है जगह जो है वो आपको हरियाणा में पड़ता है। और ये युद्ध कब घटित हुआ? तो 21 जून 1526 ईस्वी को। अब देखिए इस युद्ध में बाबर जो है अपनी सेना काबुल की तरफ से, यानी जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में जो है भयंकर युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आप लोग को याद रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखिए यह युद्ध जो हुआ, इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति होता क्या है? तो देखिए तुगलमा युद्ध नीति जो है बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। जब बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया था, वहीं पर जो है यह युद्ध नीति जो है बाबर के द्वारा जो है सीखा गया था। अब इसमें होता क्या है, सेना का अरेंजमेंट होता है, बीच में जो है राजा होता है, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो राजा पर ही युद्ध चलता है। राजा पकड़ा गया, युद्ध खत्म। इसलिए राजा को प्रोटेक्ट किया जाता है। बीच में राजा और चारों साइड से सैनिक होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड भी और पीछे भी। और बीच में जो है राजा का जो है वहाँ पर काफिला होता है, और आगे पीछे जो है वहाँ पर सेना होती है। तो ये युद्ध नीति जो था तुगलमा युद्ध नीति के नाम से जाना जाता है। और बाबर ने पहली बार जो है तोप का प्रयोग किया था इसी युद्ध में। तोप का प्रयोग किया था बाबर ने इसी युद्ध में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? तो तोप का प्रयोग जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था। इससे पहले कल हम आपको बताए थे कि जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1519 में, बाजौर और भेड़ा पर जब आक्रमण किया था, तो वहाँ पर जो है पहली बार जो है इन्होंने गोला बारूद का प्रयोग किया था। तो गोला बारूद का प्रयोग तो वहाँ देख ही लिए थे आप, तो यहाँ भी याद रखिएगा तोप का प्रयोग किया था। जब तोप का प्रयोग कर ही लिया तो तोप चलाने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। तो इनके पास जो है ना 2 तोपची था जो तोप चलाने में बहुत ही माहिर था। उसका नाम जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, तो याद रखिएगा उस्ताद अली और मुस्तफा उस्ताद अली और मुस्तफा।
उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो था, दो तोपची था इनके पास, जो तोप चलाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये तोप चलाते थे, माहिर थे एक तरह से ना। तो इनके पास दो तोपची था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो ये भी याद रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं कि ये युद्ध जो है कौन जीता, तो बाबर ने जीता। ये तो कहने वाली बात है ही नहीं। बाबर अपने जिंदगी में, समरकंद को छोड़ दीजिए, भारत के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं कि बाबर अपने जीवन में कोई भी युद्ध हारा नहीं, इतना याद रखिए, यानी अविजय था, कभी भी वो अपने जीवन में कोई भी युद्ध हारा नहीं। अब समरकंद देखिए, उस समय जो था बाबर छोटा था, तो वो छोड़ ही दीजिए आप। जब हम बात करते हैं काबुल के बाद, जब इधर भारत की ओर जब बढ़ा, तो उसके बाद जो है जीवन में कोई भी युद्ध जो है बाबर नहीं हारा। तो बाबर जो है विजय हुआ, बाबर जो है यहां पर विजय हो गया। अब हुआ क्या, जब ये युद्ध जीता बाबर ने, जब ये युद्ध जीता तो हुआ क्या कि अफगानिस्तान के क्षेत्र, जो काबुल का क्षेत्र था, वहां पर जो भी लोग थे वो ज्यादा अमीर नहीं थे, गरीब हुआ करते थे। तो बाबर जब यहां पर जीता तो इस इलाका में, यानी भारतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा धन संपत्ति था। तो एक एक चांदी का सिक्का, एक एक चांदी का सिक्का जो है काबुल के लोगों को जो है बंटवाया इन्होंने, क्योंकि इतना धन था यहाँ पर भारत के पास। यहाँ से ले जाकर जो है एक एक चांदी का सिक्का सभी को दिया, इसलिए जो है बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलंदर किसे कहा जाता है। कलंदर, कलंदर मतलब होता है उदार व्यक्ति होता है। उदारता के कारण, बाबर को उदारता के कारण उसको जो है कलंदर की उपाधि दिया गया था, क्योंकि ये उदार व्यक्ति थे। इन्होंने जो है एक एक चांदी का सिक्का जो है काबुल के लोगों को बंटवाया था और कहा था कि खुशी मनाइए, हमने जो है भारत को फतह कर लिया, यानी भारत पर जो है विजय हासिल कर लिया। तो ये भी याद रखिएगा, कलंदर, कलंदर का जो है उपनाम या कह सकते हैं कलंदर की उपाधि किसे दिया गया, तो बाबर को दिया गया। तो ये जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, इससे संबंधित जो है तुगलमा युद्ध नीति याद रखिएगा। और कौन हारा कौन, तो इब्राहिम लोदी मारा गया, याद रखिएगा। इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध में मारा जाता है। और कौन विजय होता है, तो बाबर विजय होता है। बाबर को जो है इसके बाद जो है कलंदर की उपाधि दी जाती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो था आपको याद रखना है, किससे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। देखिए छोटा डेट आपको याद रखना है तो नहीं भी रख सकते हैं, अगर रखिएगा तो भी सही, या नहीं रखिएगा तो भी सही। आपसे क्या पूछा जाएगा, 1526 ईस्वी में किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी यहाँ पर जो है मारा गया। और इसी युद्ध के चलते जो है बाबर का जो है भारत में वर्चस्व स्थापित हो जाता है और बाबर जो है यहाँ पर जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। और लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था या नहीं किया था, तो नहीं किया था। आपको हम कल बता दिए थे कि बाबर ने मुगल वंश नाम रखा ही नहीं था, बाबर ने मुगल वंश नाम रखा ही नहीं था। अगर इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो कल की वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें हमने इसकी चर्चा किए हैं। अगर हम अभी बोल देते हैं तो आप फिर वीडियो नहीं देखिएगा। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था। मुगल, देखिए मुगल वंश तो जो है इतिहासकारों ने बाद में इसका नाम रख दिया, इनके माता जो मंगोल थी वहाँ से जोड़ जाड़ करके जो है ये मुगल वंश रख दिया, लेकिन मुगल वंश असलियत में बाबर ने नहीं रखा था। आगे हम बढ़ते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। एक और युद्ध की हम चर्चा कर लेते हैं। बाबर आया, पानी पिया, उसके बाद जो है पानी पीने के बाद खाना खाएगा, यानी खानवा का युद्ध। तो प्रथम युद्ध हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं कि खानवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया और इसमें जो है कौन विजयी हुआ। तो ये तो जानते ही हैं, विजयी कौन होगा, तो बाबर होगा। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध ये हो जाता है आपको 1527 में, 1527 में। अब देखिए ये खानवा का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच लड़ा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है बाबर, एक तो हो जाएगा बाबर और राणा सांगा, याद करिए राणा सांगा।
अभी हम थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा जो था ये राजपूत शासक था। राणा सांगा जो था ये राजपूत शासक था और इसके बीच जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया। इसमें कौन जीतेगा? बाबर। कौन हारेगा? राणा सांगा। अब हुआ क्या कि आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा क्योंकि 4 युद्ध है, कन्फ्यूजन होगा कि कौन किसके साथ लड़ा। एक तो बाबर है और दूसरा शासक बदलते रहेगा, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे होता क्या कि घर परिवार में आप लोग देखते होंगे कि सभी लोग जो है ना बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, तो इसे याद रखेंगे कि खानवा का युद्ध जो है, खानवा से खाना याद रखिए, खाना खाना जो खाएंगे हम लोग जो है साथ साथ खाएंगे। खानवा का युद्ध से कनेक्ट करिए, संगे संगे खेबे हम लोग ना, कहते हैं ना कि खाना खाएंगे तो ठीक है संगे खाएंगे। जैसे पति पत्नी, तो पत्नी जो होती है ना वो पति का इंतजार करती है कि पति जब खाएंगे ना हम भी उनके साथ ही खाएंगे, मतलब संगे संगे खाएंगे। संगे से याद रखना है राणा सांगा, राणा सांगा। और खाना खाएंगे ना तो संगे खाएंगे, पति पत्नी जो है वो संगे खाते हैं तो इसलिए संगे खाएंगे ना, तो याद रखिएगा। तो राणा सांगा। अब जो राणा सांगा और जब हम बात करते हैं कि बाबर, ये खानवा का युद्ध जो हुआ था ये बहुत ही बेहतरीन युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। याद रखिएगा जिहाद का नारा। यही खानवा का युद्ध के बाद जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा जो है बाबर के द्वारा दिया गया था। इसी खानवा युद्ध के बाद जो है जिहाद का नारा जो है बाबर के द्वारा दिया गया था। जिहाद मतलब होता है कि फतेह करना, या मुस्लिमों के द्वारा ये अपील किया जाता है कि हम जो है विजय हो गए या विजेता बनने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और दूसरे को जो है पराजित कर रहे हैं, तो ये बात जो है जिहाद का जो है नारा दिया गया था खानवा के युद्ध के बाद। राणा सांगा जो है उस समय नहीं मारा गया लेकिन बाद में जो है इसको मार दिया गया। तो इसके बारे में जो है आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए कि किस प्रकार जो है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच जो है लड़ा गया था। अब जो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 युद्ध और बचा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि बाबर ने कुछ जो है काम किया भारत में और क्या क्या भारत में जो है वो लेके आए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जाकर जो है बाबर के बारे में हम जो है पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।